हाय, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे आप लोगों के पास फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। और इस चैनल पे आज मैं जब आया हूँ तो एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आया हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने अपने पिछले दूसरे चैनल पे भी थोड़ी सी इसकी बातचीत की है, जो मेरी दूसरी चैनल है। लेकिन इस चैनल पे मैं थोड़ा डिटेल में इस पे बात करूंगा। आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे आप सब लोग भली भांति अवगत होंगे। आप लोग ये जानते होंगे कि अभी क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, या फिर दुनिया में क्या हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में हमारे पास सिचुएशन बहुत ही ग्रिम होने वाला है। क्योंकि ये वॉर जो है शुरू हुए जो है 28 तारीख को, 28 फरवरी को शुरू हुआ था। और आज है 21 मार्च। तकरीबन 22 दिन हो चुके हैं। शुरू में ये सोचा जा रहा था कि अमेरिका एक बहुत बड़ा पावर है, उसके साथ इसराइल जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री है, और उसके सामने जो है ईरान टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, कितने दिन का मेहमान है। और पहले ही दिन जो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमैनी, उनको मार दिया अमेरिका और इसराइल ने। तो ये लग रहा था कि शायद एक दो दिन में ये वाइप आउट हो जाएगा, या मैक्सिमम मैक्सिमम जो है एक वीक तक चलेगा, एक वीक में ये हो गया। एक वीक के बाद, फर्स्ट वीक के बाद ये सेकेंड वीक, सेकेंड वीक के बाद ये थर्ड वीक में अब एंटर कर चुका है। आज 21 तारीख है, 28 तारीख को वॉर हो गया है। यहाँ तक कि थर्ड वीक भी खत्म होने वाला है, फोर्थ वीक में एंटर कर गए हैं। अगर 28 मार्च हो जाता है तो हमारे 4 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तकरीबन 28 डेज हो जाएंगे। आज 21 मार्च है। एंड सिचुएशन ये है, आप सब लोग देख रहे हो हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा एलपीजी गैस की ये हो रही है, किल्लत हो रही है। कल या परसों मैंने सुना कि शायद गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ा दिया है। तो ये जो है सिचुएशन जो है वो दिन प्रतिदिन ग्रिम हो रही है। ऐसे में हम आप कर क्या सकते हैं? क्या हम लोगों को, हम लोग वॉर तो जाके वॉर में सम्मिलित तो हो नहीं सकते, नहीं हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम ऐसा वॉइस रेज करें कि ये वॉर रुक जाए। और नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो है ऐसी कोई कोशिश कर रही है कि बैक चैनल्स में अगर कुछ चल रहा होगा तो उसकी वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जो है अभी तक कोई ऐसी कोशिश नहीं कर रही है कि ये वॉर रुक जाए। और मुझे पर्सनली, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये वॉर रुकने वाला है। अब जब ये वॉर रुकने वाला नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वॉर जो है फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, और मे भी जो है 2-3 महीना तो चलेगा ही चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक ईरान पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर लेता अपने मिसाइल्स को, या फिर किसी तरह से जो बैकडोर सपोर्ट चाइना और रशिया ईरान को दे रहा है वो देना ना बंद हो जाए, या फिर अमेरिका जो है फुट ऑन ग्राउंड्स कर ले, मतलब अपनी मिलिट्री को ईरान की धरती पे उतार दे। देखिए, ईरान तो ये वॉर जीतने वाला नहीं है। हाँ, अभी उसका अपर हैंड जरूर दिख रहा है, लेकिन ये ईरान वॉर जीतने वाला नहीं है। क्योंकि अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, उसके पास बहुत साधन है कि वो दुनिया की किसी भी कंट्री को हरा दे। लेकिन ईरान ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को क्लोज कर दिया है, वहां से शिप नहीं आने दे रहा है। बहुत देशों की जो है तुरंत एक तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गई है। अब उस इकोनॉमिक ब्लॉकेट का असर ये हुआ है कि न सिर्फ पेट्रोल और गैस की किल्लत हुई है हमारे देश में, बल्कि आने वाले समय में फर्टिलाइजर की भी किल्लत होगी। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, गैस की किल्लत हो रही है, गांव में लोग लकड़ियों से खाना बना लेंगे, कुछ दिन हम इंडक्शन यूज कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है?
बहुत ये फर्क पड़ता है। पेट्रोल की कीमत, जो ऑयल की कीमत जो है, वो तकरीबन डबल हो गई है। करीब 60-65 डॉलर था, और आज का मैंने ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस देखा है वो 120 क्रॉस कर चुका है, डॉलर पर बैरल। एक बैरल में करीब कितने होते हैं मुझे मालूम नहीं, जो प्राइस है वो है। इसका इम्पैक्ट ये होएगा कि जब वहां से क्रूड महंगा आएगा या फिर नहीं उपलब्ध होगा, चीजें की स्कैर्सिटी होगी, तो हमारे यहाँ डोमेस्टिकली जो है पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस महंगी। अब आप कहेंगे कि भाई डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कुछ दिन हम कार नहीं चलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप अपनी कार नहीं चलाएंगे, बाइक नहीं निकालेंगे, आप इलेक्ट्रिक कार निकाल लेंगे, इस तरह की चीजें कर लेंगे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे। इस तरह की चीजें आप कर सकती हैं, जो कि मैं अपने ट्रैवल चैनल्स में कुछ एडवाइस भी ऐसा दिया था। लेकिन जो सामान है हमारे देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट आती जाती हैं, जो हम इधर उधर भेजते हैं, वो आना जाना महंगा हो जाएगा। जब वो चीजें महंगी होंगी, तो नेचुरली आपके घर में जो सामान आएगा वो महंगा होगा, आपके किचन का बजट जो है वो बढ़े। एक तरफ तो आपको महंगाई की मार पड़ेगी, दूसरी तरफ जो है, ये भी हो सकता है कि एक ग्लोबल स्लो डाउन हो। अगर ये युद्ध जितना ज्यादा खींचेगा, ये वॉर जितना ही ज्यादा खींचेगा, उतना ही ज्यादा खतरा जो है ग्लोबल स्लो डाउन का। अब आप बोलेंगे सर ये स्लो डाउन क्या चीज होता है, इससे हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कैसे इम्पैक्टेड होंगे? ये स्लो डाउन वो चीज होता है जो आपके इनकम को, आपके कमाई को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। स्लो डाउन होगा, कंपनियों की कमाई नहीं होगी, कंपनियों की कमाई नहीं होगी, कंपनियां अपने यहाँ छटौती करेंगी, कटौती करेंगी, अपने खर्चों में कटौती करेंगी। आप, अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके बोनस कम हो जाएंगे। आपके बोनस क्या हो सकता है कि आपकी नौकरी पे भी खतरा हो जाए। ऑलरेडी इंडिया पे पहले से बहुत सारी मार पड़ी हुई है। इंडिया पे हम एआई रेडी नहीं है, एआई का एक मार पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जो है यूएस का प्रेशर था। तो ट्रम्प जी जो हैं, जिस तरह के एम्बार्गो लगा रहे थे, जिस तरह के टैरिफ लगा रहे थे हमारी कंट्री पे, उससे हम ऑलरेडी इम्पैक्टेड थे। ऑलरेडी नौकरियां जा रही थी। अब ये स्लो डाउन आएगा, तो ये डबल क्या, ट्रिपल वैमी होगा। सिंगल वैमी नहीं, डबल वैमी नहीं, ट्रिपल वैमी होगा। मतलब कहते हैं ना, हींग लगी फटकरी और रंग चोखा वाली बात आ जाएगी। मतलब सोने पे सुहागा, एक कहावत है ना देशी भाषा में, वो सोने पे सुहागा का काम करेगा। नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, इन अ नेगेटिव सेंस। इसका इम्पैक्ट होगा कि आपके और हमारे पॉकेट पे, हमारे सेविंग्स पे असर पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पे, हम ऐसे सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करें। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप पिछले 6 महीने में ये जाके देखें कि वो कौन सी चीजें जो नॉन इसेंशियल थी, जो आपने की, खरीदी, या कुछ भी किया। नॉन इसेंशियल चीजें क्या हो सकती हैं? आदमी की बेसिक जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। मकान आपके पास होगा, कपड़ा आपके पास होगा, आप कपड़ा कुछ दिन और चला सकते हैं। रोटी, रोटी मतलब आपके घर का फूड, आपके घर का। फिर आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठते हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर उठते हैं, तो आता है आपका, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तो फिजिकल नीड से जैसे ही ऊपर आते हैं, थोड़ी सी एस्थेटिक नीड आती है, जो कि आपके एजुकेशन या आपके बच्चे के एजुकेशन की। ये सारी चीजें बेसिक ही हैं, ठीक है। आप कुछ दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन क्या अब स्कूल जाना बच्चों को बंद कर देंगे? नहीं। स्कूल की फीस जो है कम हो जाएंगी? नहीं। स्कूल की फीस या तो उतनी ही रहेंगी, या हो सकता है इन्फ्लेशन के प्रेशर से बढ़ जाए। तो एक उधर से भी वहमी निकलेगा। हो सकता है अगर आप बच्चे का फीस जो है 10,000 दे रहे हैं, तो वॉर के कारण जो महंगाई बढ़ेगी उसकी वजह से जो है 11,000 हो जाए।
ऐसे ही गवर्नमेंट एड पे कमीशन कमीशन ला रही है, तो एड पे कमीशन होगा तो टीचर्स की सैलरी बढ़ेंगी, तो टीचर्स की सैलरी बढ़ेंगी तो स्कूल पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो आपके बच्चे के स्कूल के ट्यूशन फीस जो है वो महंगा करेंगे। मतलब बॉटम लाइन ये है कि महंगाई का असर जो है आपके बच्चे के एजुकेशन पे पड़ेगा, जो किताबें हैं, कॉपी हैं, पेंसिल है, जो भी स्टेशनरी का सामान लेते हैं वो भी चीज़ें आपको महंगी मिलेगी। मतलब वहां पे भी खर्च होगा ज़्यादा। तो आप देखिए, आपकी जो इसेंशियल चीजें हैं उसकी प्राइस बढ़ती जा रही हैं। जो नॉन इसेंशियल चीजें हैं, अब नॉन इसेंशियल चीजें क्या हो सकती हैं? जैसे आपने एक नया हैंडसेट ले लिया, हैंडसेट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने कहा कि आपके पास एंड्रॉयड फोन था, बहुत दिनों से सोच रहे थे आईफोन ले लें, तो आपने एक आईफोन खरीद लिया। अब कुछ लोगों को तो मैंने ये देखा है कि अगर उनके आईफोन खरीदने की कैपेसिटी भी नहीं होती, फिर भी वो ईएमआई पे ले लेते हैं, क्योंकि ईएमआई जो है कम पैसे में आ जाता है, ले लेते हैं। लेकिन ईएमआई पे अगर आपने ले लिया तो ईएमआई तो आपको देना ही पड़ेगा। आप डिफॉल्टर होंगे, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी, या फिर आपसे वो कंपनी वाला मोबाइल छीन के ले जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आप कटौती करना शुरू करें, लिस्ट करें सारी चीजों को, उन सारी चीजों को लिस्ट करें जो आपके नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं। जैसे मेरा एक नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर था जो कि मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे, जो ट्रैवल चैनल है उस पे बताया, ट्रैवल का। हर साल हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, कभी इंडिया के अंदर ही, कभी इंडिया से बाहर, और इसी समय जाते थे, अराउंड फरवरी मार्च के आसपास। लास्ट ईयर इस समय तक हम लोग बैंकॉक में थे, लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग श्रीलंका में थे, और उससे पहले हम लोग सिंगापुर में थे, और उससे पहले हम लोग लोकल इंडिया में कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। फिर कोविड का दौर था, कोविड के दौर पे तो आप घर ही बैठे थे। तो आप समझ लीजिए कि एक कोविड की तरह की महामारी आ चुकी है। अब आपको अपने नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स को कट ही नहीं करना है, जीरो करना है। आपका एक नॉन एसेंशियल हो सकता है जैसे कि आप घूमने जाते हैं, तो घूमने जाना वाला तो हो गया। मॉल जाते हैं, लोकल भी अगर आप घूमने जाते हैं तो उसमें भी आपके 4-5 हज़ार रुपये जो है खर्च होते ही होते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पैसे जो है इस समय आपको सेव करना चाहिए। ये सेव आप करेंगे तो आप उस सिचुएशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे जब वैश्विक मंदी या ग्लोबल स्लो डाउन होगा। और मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी ऑलरेडी इंडिया को ये इम्पैक्ट कर चुका है। हम अपने उस स्लो डाउन के से इम्पैक्टेड हो चुके हैं। और आप कहीं नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप शेयर मार्केट देख लीजिए या फिर और चीजों को देख लीजिए, अपने घर का बजट ही देख लीजिए। और स्लो डाउन का इम्पैक्ट ये होएगा कि चीजें तो महंगी होती जाएगी, लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी, तो देयर बी एन इम्बैलेंस। तो उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए जो आज के दौर पे आप सेविंग करेंगे वो उस समय काम आएगा। आप अगर मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर महीने है। उस 1 लाख रुपए में आपने इसेंशियल चीजों पे करीब 30-40 हज़ार रुपये आप खर्च करते हो, जो कि इसेंशियल है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। खाना खाना ही है, बच्चों को स्कूल में भेजना ही है, बच्चों के ड्रेस पैंट खरीदने ही है, आपको उनके स्टेशनरी खरीदने ही है। लेकिन आप क्या कट कर सकते हो, आप एक जो एक्स्ट्रा आईफोन खरीदते थे उसको नहीं खरीद सकते। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप आईफोन खरीदने जा रहे हो। और भी तरह के कुछ नॉन इसेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आप देखेंगे। आप, इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि आपको लिस्ट करना होगा कि पिछले 6 महीने में आपने कितनी जगह नॉन एसेंशियल चीजों पे एक्सपेंडिचर, नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर किया था। घूमने में किया था, खाने में किया था, होटलिंग में किया था, कोई नॉन एसेंशियल चीजें खरीद लिए थे, कि बाय वन गेट वन फ्री सोच के आपने एक एक्स्ट्रा खरीद लिया। आपको जरूरत थी एक, आपने दो खरीद लिया। फिर क्या होता है कि आप गिफ्टिंग भी करते हो तो गिफ्ट भी कर दिया किसी को। मेरा ये नहीं कहना है कि आप कंजूसी शुरू कर दें, आप डिफरेंशिएट करना शुरू करें कि कौन सी चीजें जो हैं
आपके लिए जरूरी है, कौन सी चीजें नहीं जरूरी है। आप देखेंगे कि आप जो 1 लाख में 30,000 रुपए जो आपने खर्च किया एसेंशियल चीजों में, आपके पास ऑलमोस्ट 70 या 60,000 रुपीज बचेंगे आपके। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हो सकता है आपकी मंथली इनकम 1 लाख नहीं 10,000 हो। आप उसी रेशियो प्रोपोर्शन में घटा बढ़ा लीजिए, वो आप खुद कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया। हो सकता है आपकी 10 लाख इनकम हो। तो एक कहावत है ना हिंदी में, तैती पांव पसारिए जैती चादर होए। यहाँ पे जैती चादर होए की ही बात नहीं है। चादर भी अगर आपकी लंबी है थोड़ी सी ज्यादा, तो आप चादर का कुछ कोना बचा कर रखिए रेनी डेज के लिए, यही मेरा कहना है। तो वो जो आपका 30-35 हजार रुपये आपने इसेंशियल चीजों में खरीदा किया, 60-65 हजार रुपये जो है आपने नॉन इसेंशियल एक्सपेंडिचर्स से ये कर लिया, बचा लिया, उसको आप सेविंग्स में डालें। अब आप मेरे से पूछेंगे सेविंग्स में डालें तो कहाँ डालें। ऐसे समय में जब भी कभी वॉर का सिचुएशन होता है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स ये कहते हैं कि आप स्पेकुलेटिव सेविंग में मत जाइए, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, शेयर मार्केट में डाल दिया, नहीं। नॉन स्पेकुलेटिव सेविंग्स में जाइए। नॉन स्पेकुलेटिव सेविंग्स क्या है? जो आपको प्रॉमिस करती है कि आपको जो है फिक्स रिटर्न मिलेगा, और आपका जो मूलधन है, आपकी जो प्रिंसिपल मनी है, वो बची बनी की बनी रहेगी, वो डूबेगा नहीं। जैसे मैंने आपने 60,000 रुपये कमाया, आपने शेयर मार्केट में डाल दिया, शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता, हो सकता है वो 60,000 जो है 1,80,000 भी हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1,80,000 की जगह पे वो 18,000 है। और ग्लोबल जैसा सिनेरियो चल रहा है, शेयर मार्केट में पैसा डालना जो है वो आ बैल मुझे मार नहीं है, कुल्हाड़ी रखकर उस पर कूदने के बराबर है। तो मैं आपसे आपको एडवाइस नहीं करूंगा। आप अपने इकोनॉमिक एडवाइजर से जाके पता कीजिए, क्या आपको इस वोलेटिलिटी में, जहां पे एवरी डे इज चेंजिंग, क्या आपको शेयर मार्केट जैसे रिस्की चीजों में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। मेरी नजर में नहीं डालने चाहिए। नाउ शेयर बाजार की बात आ जाती है, शेयर बाजार से ही रिलेटेड होता है म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट आपने शेयर्स खरीदे हैं भेजने, उसके अलावा इनडायरेक्टली आपने म्यूचुअल फंड। मैं तो कहूंगा कि म्यूचुअल फंड भी जो अगर आपकी एसआईपी चल रही है, मेरे सजेशन मानेंगे तो आपको अभी कुछ दिनों के लिए अपनी एसआईपी को भी पॉज कर देना। हालांकि जो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड एडवाइजर है वो बोलते हैं कि ऐसे ही समय में एसआईपी नहीं बंद करना चाहिए। क्यों नहीं बंद करना चाहिए? क्योंकि मार्केट डाउन होता है, आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। आपको फिर बाद में कभी जब सिचुएशन नॉर्मल होगा तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक नहीं कह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको आप पॉज लगा दीजिए, 1-2 महीने के लिए करिए। फिर देखिए कि क्या मार्केट संभलने लगा है, संभलने लग रहा है, फिर से रिज्यूम कर सकते हैं एसआईपी। लेकिन आपके पास जो भी लिक्विड बचा है, जो भी आपकी सेविंग्स बच रही है, उसको आप फिक्स्ड इनकम, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है बैंकों में, उसमें डालिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी मिले, 7%, 7.5%, कुछ बैंक जो हैं वो 7.5% तक दे रहे हैं। मेरी एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट, उसने नया स्कीम निकाला है 7.5%। आप मैंने उसमें ट्रांसफर किया है, आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं हो आपको, प्राइवेट बैंकों पे भरोसा नहीं है, हम गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवाइए, वहां पे जाके सेविंग्स में डालना कीजिए। आप अपने नाम डालिए, अपने बच्चे के नाम डालिए, अपनी बेटी के नाम डालिए, अपनी वाइफ के नाम डालिए, जो भी है आप उनके डालिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड के नाम, अपने बेटा बेटी, ब्रदर सिस्टर्स, जो भी होता है आपके फैमिली में, उसके नाम पे डालिए। एंड सेविंग्स करना शुरू कीजिए फॉर रेनी डेज। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी आएगी, जब आपके शायद खुदा ना खास्ता किसी वजह से ये प्रोलॉन्ग हो जाता है और चीजें जो हैं महंगी होने लगेंगी, तो उसमें इन्फ्लेशंस को मीट करने के लिए जो आपकी ये जो सेविंग्स की इनकम है, उसके जो इंटरेस्ट है, वही आपको हेल्प करेगा। और कई बार तो ये भी देखने लगा है कि रेनी डेज में आपको अपने सेविंग्स को तोड़ के यूज करना पड़ता है। कोविड के समय में बहुत लोगों ने अपने एफडीज तुड़वाए थे। पुराने समय में लोग क्या करते थे, सोना चांदी खरीद के रखते थे और उसको रेनी डेज में यूज करते थे।
सोना चांदी का मुझे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। सोने का रेट जो है, गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा है। हालांकि लॉकडाउन के समय में मैंने कुछ गोल्ड के सॉवरेन बॉन्ड्स खरीदे थे, लेकिन मुझे प्रॉफिट भी हुआ है उसमें। मैं 5,000 का खरीदा था 1 ग्राम, वो बढ़ के अभी 15,000 या इस तरह के करीब 14,000 15,000 के आसपास चल रहा है। मतलब 3 गुना हो गया है मेरा। होने वाले से आने वाले समय में हो सकता है कि सोना का दाम और ऊपर बढ़े, हो सकता है नीचे भी जाए। मेरे को सोना चांदी का कुछ ज्ञान नहीं है। जो इन चीजों पे ट्रेड करते हैं उनको अगर पता होगा, आप उनसे डिस्कस कीजिए। बेस्ट बेस्ट होगा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। बॉटम लाइन ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको आपको सिर्फ एंड सिर्फ इस समय अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स पे को रोक कर कुछ सेविंग्स करना शुरू कर देना चाहिए। और ये सेविंग्स क्यों करना चाहिए उन्हें मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, आपका कोई और क्वेश्चन है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे से कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मयंक भाई, आप जो है पिछले साल आप बताते थे कि आप काफी स्ट्रेस में थे। मतलब स्ट्रेस इन द सेंस कि मैं गिग वर्कर हूँ, तो गिग वर्कर में जो मेरी इनकम जो है, मेरा वो घट के जो है 100% से घट के करीब 30-40% तक पहुंच गया था। मतलब 70%, 60-70% का डाउनफॉल आया था मेरे इनकम में पिछले फाइनेंशियल या एकेडमिक ईयर का ही है। क्योंकि मैं एकेडमिक ईयर में चलता हूँ, राउंड अबाउट फाइनेंशियल ईयर के आसपास ही होता है। मेरा एकेडमिक ईयर जो है 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, और फाइनेंशियल ईयर भी वही होता है। तो राउंड अबाउट एकेडमिक ईयर और फाइनेंशियल ईयर कहिए, वही बराबर। तो पिछले एकेडमिक ईयर और फाइनेंशियल ईयर में मेरी इनकम बहुत इम्पैक्टेड हुई थी। सेविंग्स वर्चुअली जीरो थी। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में मैं कभी स्ट्रेसफुल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या मैंने किया था पास्ट में, या क्या मेरे प्लान्स थे, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो कि 2-3 दिनों बाद मैं फिर से अपलोड करूंगा उस वीडियो पे। प्रॉमिस करता हूं मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे अपनी प्रॉपर फिनेंशियल मैनेजमेंट की जाए, कैसे अपने एक्सपेंडिचर्स को आप मैनेज करें, कैसे आप सारी चीज़ों को लिमिटेड इनकम में आप सब चीज़ कर सके, वो अगर सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए। मैं उसके ऊपर भी ये करूँगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों तक रुकिए आप, 2-3 दिनों के अंदर में वो वीडियो मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है। लेकिन उससे पहले वादा कीजिए कि आप न सिर्फ इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे। मेरी बातों को ध्यान रखिए। मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही एक ले पर्सन हूँ। लेकिन चूंकि मैं फाइनेंशियल कंपनी में काफ़ी साल काम किया हूँ, मुझे फिनेंस की थोड़ी बहुत समझ है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ उठता बैठता था, उनसे बातें करता था। मेरी थोड़ी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स पे। मैं सुनता रहता हूँ टीवी चैनल में, ग्लोबल, नेशनल, हर जगह, और चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। तो थोड़ी मेरे पास बेसिक नॉलेज है। उस बेसिक नॉलेज को इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इस डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में, स्टॉप स्पेंडिंग अननेसेसरली, स्टार्ट सेविंग योर मनी, एंड सेव इट वेरी वाइजली। प्रुडेंटली आप इसको वाइजली प्लान करके कीजिए। अगर आपको कैसे सेविंग्स करना है उस पे ऊपर भी वीडियो चाहिए, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये डिमांड आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं अपने मेरे पास जितनी भी फिनेंशियल समझ है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन आपको भी रेडी होना होगा उस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा एडवाइस अच्छा लग रहा है, और आप मेरी बात मानेंगे। और आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है। डे प्रतिदिन, डे पर डे जो है ये बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको बहुत ही वाइजली, बहुत ही समझदारी के साथ काम करना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे।
आपको मैं अलविदा कहता हूँ, ये वीडियो एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई बात मेरी गलत लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई चीजें मैंने अननेसेसरी या फालतू कही हो, उसको भी आप डालिए। और होपफुली विल मीट वंस अगेन, एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।